गुड इवनिंग। आज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे। तो एक्सलेरेशन की बात किया कि सर्कुलर मोशन में एक्सलेरेशन का 3 टाइप्स बताया था। पहला था सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन, उसके बाद फिर टेंजेंशियल एक्सलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सलेरेशन के बाद नेट एक्सलेरेशन। तीनों एक्सलेरेशन को हमने यहाँ पे क्लियर किया था। और आज का जो यहाँ पे टॉपिक्स है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, कि उसका इंट्रोडक्शन देंगे। और एक चीज़ हरदम याद रखना है कि सेंट्रीपिटल वर्ड जैसे ही आता है, जैसे ही अभिकेंद्रीय आता है, चाहे अभिकेंद्रीय त्वरण हो या अभिकेंद्रीय बल हो, तो सीधी सी बात है कि वो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर होगा तभी सेंट्रीपिटल होगा, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। पहले हम लोग यहाँ कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ की बात कर रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हिंदी में हम लोग अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल, इसको डिनोट हम लोग FC से करते हैं। पहले इसको देखना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सिंपली हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल, जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे चलती है, तो उसके द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जाने वाला फोर्स होता है वो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बोलते हैं या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, जैसे ही बॉडी मोशन में होता है तो उसमें इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है, उसमें जड़त्व का गुण होता है। तो जड़त्व के गुण में जैसे मान लो कि सर्कुलर पाथ ये हमारा है, तो इसमें सर्कुलर पाथ की बात जैसे ही करेंगे तो इस पर ये टेंजेंशियल मोशन है, पहले ही मैंने बताया। एलोंग टेंजेंट चलने की प्रवृत्ति होती है, उसकी टेंडेंसी होती है, टेंजेंशियल मोशन है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की भी बात आती है। जब ये बोलते हैं ये टेंजेंट है तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात होती है। तब एक ऐसे फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो उसके इनर्शियल प्रॉपर्टी का विरोध करे, जड़त्व प्रकृति का विरोध करे और उसे सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए बाध्य कर दे। और वही बाध्यकारी बल सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनना, सिंपली हम लोग ये बोलते हैं कि अभिकेंद्रीय बल। ऐसे यदि हम बोलेंगे सिंपली तो हम कहेंगे कि सर्कुलर पाथ पे चलने वाली वस्तु जिस फोर्स का अनुभव करती है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन सिंपली इससे पूरी परिभाषा, पूरा डिफिनीशन क्लियर नहीं होता। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व के गुण से मतलब है कि जड़त्व के गुण में क्या क्या आता है? इनर्शिया का जड़त्व, ये रेस्ट का जड़त्व होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। तो जब हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो सर्कुलर पाथ में इसका डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल होता है। तो तब एक ऐसे फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो उसके इनर्शियल प्रॉपर्टी या जड़त्व प्रकृति का विरोध करे, इनर्शियल प्रॉपर्टी का विरोध कर दे और उसे सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए बाध्य कर दे। और उसी बाध्यकारी बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। एक बार और सुनो इसको। हमने कहा जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे भी हम खड़े हैं, रेस्ट में हैं या चल रहे हैं तो हमारे अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। चल रहे हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन है, यदि रेस्ट में है, खड़े हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो यही बात है कि सर्कुलर पाथ पे चलते तो उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी, उसमें एक प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आ जाता है, दिशा का जड़त्व भी आ जाता है। तब एक ऐसे फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो इसको इस प्रॉपर्टी का विरोध करे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का विरोध करे और उसे सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए बाध्य कर दे। और इस बाध्यकारी बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो सीधा से आप देखना कि सिंपली हम कहेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी, द फोर्स experienced by a body moving on a circular path, moving on a circular path is called centripetal force. सिंपल डिफिनीशन है इसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय मार्ग पर चल रही वस्तु के द्वारा
अनुभव किए जाने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इसकी दिशा अभिकेंद्र त्वरण की तरफ होती है। इसकी दिशा किधर होती है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। और एक चीज़ और याद रखना है कि जब तक फोर्स नहीं तब तक एक्सलेशन नहीं। फोर्स होगा तभी एक्सलेशन होगा। जब इस बॉडी में फोर्स लगेगा किसी पार्टिकल पे, जब फोर्स लगेगा तभी उसमें एक्सलेशन पैदा होगा। तो यहाँ पे याद रखना कि जब भी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का डायरेक्शन किधर होता है? इधर होता है, सेंटर की तरफ होता है। तो सेंटर की तरफ होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन किधर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। यहाँ सीधा लिखेंगे, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। हमने कहा यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल की दिशा अभिकेंद्रीय त्वरण के अलॉन्ग होती है। दिशा अभिकेंद्रीय त्वरण के अनुदिश होता है। याद रखना। और दूसरा कि एक महत्वपूर्ण बात, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग रेडियस टुवर्ड द सेंटर। लिखते हैं फिर यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड along radius towards center। हमने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है, अभिकेंद्रीय बल जो होता है, त्रिज्या का अनुदिश केंद्र की ओर होती है। यहाँ पे याद रखना, अभिकेंद्रीय बल त्रिज्या के अनुदिश या अभिकेंद्रीय बल की दिशा त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होती है। समझना इसको। इसमें क्या कहा हमने? सबसे पहला कहा कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ये सेंट्रीपिटल फोर्स। वृत्तीय मार्ग पर चलती हुई वस्तु, सर्कुलर पाथ पे चलती हुई वस्तु के द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फिर बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स की दिशा ये सेंट्रीपिटल एक्सलेशन या अभिकेंद्रीय त्वरण के अनुदिश होती है। आगे बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग रेडियस टुवर्ड द सेंटर, कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है त्रिज्या के अनुदिश, देख रहे हो, रेडियस के अनुदिश किधर होता है? सेंटर की तरफ होता है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा जो है रेडियस के अलॉन्ग किधर होता है? सेंटर की तरफ होता है। इतना देख लो, इसको पॉज करके देखो, आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको।
फिर आगे चलो इसे में कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है, फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ जो FC हमारा होता है ना, ये होता है mv²/r। ये हमारा इसका फार्मूला है, वेयर m जो है मास ऑफ बॉडी या पार्टिकल, मास ऑफ है किसी बॉडी का मास, v है स्पीड ऑफ ए बॉडी, और r रेडियस, r क्या है, ये रेडियस। यहाँ पे और देखो कि v बराबर क्या होता है, ये r ओमेगा होता है। FC करो m यहाँ पे r ओमेगा का स्क्वायर बटा r करो, फिर यहाँ पे देखना mr² ओमेगा स्क्वायर बटा r कैंसिल हुआ, तो ओवरऑल हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला हो गया mr ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, नेक्स्ट इसी पार्ट को यहाँ पे FC बराबर हमारा क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग mr इंटू r ओमेगा दे सकते हैं। तो r ओमेगा क्या है, r ओमेगा v है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग mvr बोल सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फार्मूला होगा mvr, देख रहे हो, r ओमेगा v बराबर r ओमेगा होता है ना, यहाँ से लिखेंगे कि सिंस v बराबर क्या होता है, v बराबर r ओमेगा होता है, इसलिए इसका हम नाम देख सकते हैं mvr। ऑल्सो फिर से देखना, ऑल्सो यहाँ पे चलो अलग अलग कंडीशन में होगा। FC हमारा क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2π/t होता है, यहाँ लिख दो 2π/t का स्क्वायर। एक ये फार्मूला भी हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, जहाँ m है मास, v है स्पीड और r क्या है, रेडियस है। यहाँ पे हमने देखा कि FC हमारा mr ओमेगा स्क्वायर, यहाँ v² को दे r ओमेगा स्क्वायर/r दिया, mr² ओमेगा स्क्वायर, r और r कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या देखा, हमारा FC mr ओमेगा स्क्वायर। फिर चलो FC सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर है, इसको ऐसा लिख दें कि mr इंटू r ओमेगा चलेगा, क्योंकि r इंटू r mr इंटू r ओमेगा नहीं। एक काम कीजिए, इसको लिखिएगा mr ओमेगा इंटू ओमेगा, mr ओमेगा इंटू ओमेगा, तो ये r ओमेगा जो होगा ये b हो जाएगा, देख रहे हो, r ओमेगा यहाँ क्या होगा, b होगा, तो r ओमेगा भी लिख दिया, mvr हो गया। क्लियर है? देखो ना, mr ओमेगा इंटू ओमेगा, तो r ओमेगा क्या है, v है, तो mvr हो गया। एक और देखते हैं, फिर ऑल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमारा क्या है 2π/t, यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस ओमेगा जो होता है किसके बराबर होता है, 2π/t के बराबर होता है, ठीक है। इतना देखो इसको, इसके बेस पे सिचुएशन के आधार पे हमारा न्यूमेरिकल बनेगा। ओमेगा का वैल्यू दे रहेगा, कभी टाइम पीरियड का वैल्यू दिया रहेगा, कभी डायरेक्ट वेलोसिटी रेडियस रहेगा, स्पीड रेडियस रहेगा, तो सीधा सा हमारा जो कंसेप्ट होगा जिसके हिसाब से हमारा ये चलेगा, उसके हिसाब से न्यूमेरिकल की बात हम लोग कर देंगे, ठीक है। देखो इसको, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू 0। सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। इसको लिखते हैं, इसको मिटा दें इसको। नेक्स्ट चलो इसे में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे चलो वर्क डन बाय, पॉइंट देते हैं यहाँ पे, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ लिखेंगे हम लोग अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य। के द्वारा किया गया कार्य बराबर 0 होता है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, 0 क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ, ये इसका देख रहे हो,
ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट। टेंजेंशियली चलता है तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ। तो इस दोनों के बीच हमारा कितना एंगल बन रहा है, चाहे कहीं से भी चलो, इधर भी चलो, तो वर्क ये कितना हो रहा है हमारा 90 हो रहा है ना। इधर हमारा इस जगह सेंट्रीपिटल, इधर डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हमारा क्या होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। तो 90 है ना, तो एफ एस कॉस कितना 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0। क्यों इसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है तो एलोंग टेंजेंट, डिस्प्लेसमेंट इज एलोंग टेंजेंट, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की तरफ होता है। तो ये टेंजेंट और फोर्स के बीच कितना एंगल बनता है, टेंजेंट मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा फोर्स है, इस दोनों के बीच हमारा कितना एंगल बन रहा है, ये दोनों के बीच हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा यदि हमारा 90 आ जाएगा तो हमारा वर्क क्या होगा 0 होगा। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे हमारा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। फिर लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है, ये भी 0 होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में यहाँ लिखेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात करेंगे तो ये भी हमारा 0 होता है, क्योंकि बिकॉज लिखते हैं कि क्योंकि हमारा भी इनिशियल स्पीड, इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होता है। क्योंकि हमारा सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है। जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो चेंज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0 होगा। क्योंकि काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, सर्कुलर मोशन पे जब कोई बॉडी चलती है तो उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। और काइनेटिक एनर्जी होता है, ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है ये क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, स्पीड है ये हमारा। तो यदि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस हाफ क्या हो जाएगा एम यू स्क्वायर। स्पीड तो कांस्टेंट इसका होता है, स्पीड कांस्टेंट मतलब वी और यू क्या है दोनों बराबर है। यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, उसमें फाइनल इनिशियल कुछ होता नहीं। सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट होता है, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भी हमारा यू होता है, तो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। ये इसको पढ़ते हैं हम लोग चेंज इन डेल्टा टी, मतलब क्या पढ़ते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना इस चीज़ को, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी चलती है उसका स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। क्योंकि फाइनल और इनिशियल, स्पीड फाइनल और इनिशियल, क्योंकि स्पीड फाइनल और इनिशियल क्या होता है, ये इनिशियल स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, चेंज होगा, वो क्या होगा 0 होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर पूछा जाता है। इसको हम लिख सकते हैं, स्टार दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, वर्क डन जो होता है वो हमारा क्या है, वर्क डन हमारा 0 होता है। ठीक है, चलो देख लो एक बार इसको, देखो चलो देखो, नोट करो इसको। चलो देखते हैं नेक्स्ट इसमें हम एक और सवाल होता है, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एक नया टाइप का फोर्स है? जी नहीं, ये नया टाइप का फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स। होता है कि सम फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। रियलिटी यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स होता नहीं, किसी फोर्स के टाइप में आता नहीं। सम फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, कुछ फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम करते हैं, उसमें बदल जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में। रियलिटी यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज़ नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स। सीधा लिख देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ लिखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स, न्यू काइंड ऑफ फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सम फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, some force acts as centripetal
फोर्स। या हम क्या कहें कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया प्रकार का फोर्स नहीं है, बल्कि कुछ फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल एक नया प्रकार का बल नहीं है, एक नया टाइप का बल नहीं है, बल्कि कुछ बल जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करते हैं। बल्कि कुछ बल जो है, कुछ फोर्सेस अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करते हैं। रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पर हम दे रहे हैं, हमने कहा कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एक नया टाइप का फोर्स नहीं है, बट सम फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, कुछ फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं इसका कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ लिखते हैं रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड द सन। पहला दे रहे हैं रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अराउंड द सन, सन के चारों ओर अर्थ का घूमना। हमने बोला सूर्य के चारों ओर अर्थ का घूमना। जैसे मान लो ये हमारा सर्कुलर पाथ है इस ढंग से, यहाँ पर हमारा क्या है, अर्थ है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा सन। अब होता क्या है कि हमने कहा क्या कि ये अब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू टाइप का, न्यू काइंड का फोर्स नहीं है, कुछ फोर्स बदल जाते हैं। जैसे ये जो है इसके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके बीच हमारा यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। यही ग्रेविटेशन फोर्स किस में बदल जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एफ सी बराबर एफ जी, या एफ जी बराबर क्या हो जाता है, एफ सी हो जाता है। समझना यहाँ कि जब तक हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होगा तब तक सेंट्रीपिटल भी फोर्स नहीं होगा। यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ को सन के चारों ओर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। हमने अभी कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है, फोर्स का टाइप है ही नहीं है, बल्कि एक्चुअली होता है कि कुछ फोर्सेस जो हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करता है या बदल जाता है। तो यहाँ पे सीधा हमने कहा कि यदि हमारा अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी घूमती है सन के चारों ओर, तो इसके बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है उसको। इसका मतलब हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस रूप में कार्य करता है, या हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करता है। यदि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं हो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स रहा ही नहीं, बल्कि क्या होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि जब तक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होगा तब तक इसके ओर घूमने की कोई संभावना नहीं है। तो देख लिया यहाँ पे कि हमारा क्या हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर हम कहते हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग। यदि हम स्ट्रिंग में मान लो कि कोई स्टोन, ए स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग व्हील्ड अराउंड इन ए सर्कुलर पाथ, तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। दूसरा एग्जांपल देते हैं कि ए स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग is filled, WHILD, filled around circular path, around horizontal circle, around horizontal circle। ऐसा देखना हम क्या बोल रहे हैं कि एक स्टोन को उस रस्सी से बांधे उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे तो कुछ रस्सी का जो टेंशन हुआ ना वो किस में बदल गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में। देखना यहाँ से ये मान लो हमारा सर्कुलर पाथ ऐसे घुमा, यहाँ पे हमारा एल लेंथ की रस्सी है, यहाँ पे क्या बंधा हुआ है, एक स्टोन बंधा हुआ है, एल है, यहाँ पे रस्सी की लंबाई कितनी है, एल है, इसमें एक बंधा और ये घूम रहा है।
तो घूम रहा, तो ये जो टेंशन हुआ ना, ये टेंशन, यही टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम करता है। यहाँ ये लिख देंगे कि रस्सी के एक किनारे से बंधा हुआ पत्थर जो हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूमता है, लिखते हैं कि रस्सी के एक सिरे से क्षैतिज वृत्त में घूमता पत्थर, क्षैतिज वृत्त में घूमता पत्थर। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये आखिर कैसे बदल जाता है। देखो ये टेंशन है ना, जब तक ये टेंशन नहीं होगा ना, तो यही हमको सेंट्रीपिटल फोर्स में देता है। तो यहाँ हमारा टी जो होगा ना, ये हमारा एफसी को बैलेंस कर देगा। यहाँ क्या देखा तो मैंने कि टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करता है। यहाँ भी वही बात सामने आ रही है। यहाँ हमने कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करता है, या हमारा टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम करता है, क्योंकि टेंशन यदि नहीं होगा तो रस्सी को घुमाने वाला कोई फोर्स ही नहीं होगा। वही टेंशन, रस्सी में जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है, वही टेंशन इसको घूमने के लिए सर्कुलर पाथ में बाध्य करता है। और ये टेंशन किसके रूप में कार्य कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में। ये बात शायद क्लियर हो गई होगी कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, बल्कि कोई फोर्स, कुछ फोर्स हैं जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम करता है। जैसे यहाँ पर हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हुआ कि अर्थ चारों ओर घूम रहा है, सन के चारों ओर, या फिर हम मून की बात करते हैं कि मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, या फिर हम बोलें कि रस्सी में बंधा हुआ पत्थर क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है, ये क्षैतिज वृत्त कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है। इस टाइप का जितने भी फोर्सेस हैं वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करता है। क्लियर हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट था कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? 0 होता है। देखो एक बार देख लो इसको। नोट करो। चलो इसके आधार पे एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। अगला देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन है कि ए स्टोन ऑफ या ए बॉडी ऑफ मास 500 kg is moving in a circular path of radius 50 meter in a circular path of radius 50 meter with the speed of with the constant speed of 36 km/h. Find centripetal force. तो centripetal force acting on the body is पहला 1000 न्यूटन, दूसरा 2000 न्यूटन, तीसरा 3000 न्यूटन, और फोर्थ हमारा है नन ऑफ दीज। समझना यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 500 kg का एक बॉडी, क्वेश्चन हमारा है 500 kg की एक वस्तु 50 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर
36 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से घूम रही है। बॉडी पे लगने वाला तो वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्री बल है। समझना इसको पहले। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन को देखो। करे कि बॉडी का मास कितना है, ये 500 kg है। तो इसका डाटा लिख लेते हैं पहले। याद रखना कि बॉडी का मास हमारा 500 kg है। त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितना है हमारा, रेडियस हमारा 50 मीटर है। रेडियस कितना हमारा, रेडियस हमारा 50 मीटर है। और हमारा स्पीड जो है ये हमारा 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड बदल दो, इंटू 5/18 करो, ये कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगा। क्या पूछ रहा है हमको यहाँ पे सेंटीपीटल फोर्स हो रहा है। सिंपल सा कहानी है यहाँ पे। सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या है, mv²/r। मास दे दो 500, भी कितना है 10² है, रेडियस कितना है 50 है। ये 10 बार में काटो, यहाँ 10 × 100 हो गया, 10 × 100 हुआ। तो 10 × 100 हुआ तो कितना हो गया फोर्स हमारा फोर्स 1000 न्यूटन का हो। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर हमारा कितना हो गया, इसका आंसर हमारा 1000 न्यूटन हो गया। समझ में आया। यहाँ क्या देखा कि बॉडी का मास 500 kg, 50 मीटर 50 मीटर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे 36 किलोमीटर पर आवर के रेट से घूम रहा है। तो कह रहा सेंटीपीटल फोर्स कितना है, तो सीधा mv²/r लगाया, बना दिया इसको। सिंपल सा यहाँ पे था। यदि इसी को थोड़ा सा बदल दें, इसी क्वेश्चन को देखो, यहाँ इसको मिटा रहे हैं, देख लो एक बार। चलो सेकंड इसी में क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा यदि ऐसा दे दे कि एक पार्टिकल है, ऐसे हम क्वेश्चन सिंपल देते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास 100 kg है। पार्टिकल का मास कितना है 100 kg, और एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 50 मीटर है। इसमें जो पार्टिकल घूम रहा है, पार्टिकल हमारा ये 20 रेडियन पर सेकंड के रेट से घूम रहा है। ध्यान देना, एक हमारा 100 kg मास का पार्टिकल है जो 50 मीटर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे 20 रेडियन पर सेकंड के रेट से घूम रहा है। यहाँ सेंटीपीटल फोर्स पूछ रहा है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सेंटीपीटल फोर्स हमारा mr² हो जाएगा। मास कितना है, मास हमारा 100 है, r कितना है 50 है, ओमेगा कितना है 20 का स्क्वायर कर दो, ये हमारा 5000 हो गया, इंटू हमारा 400 हो गया। अब जो भी होगा 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन हो जाएगा। देख लो इसको, 5 5 4 20 तो 3 3 6, ठीक है, ये देख लो। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द टेंजेंशियल स्पीड स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन, एक मिनट, लाइटर स्टोन is n times that of
that of heavier stone. If centripetal force experienced by them is the same, then the value of n is n का मान क्या है? पहला हमारा है 1, दूसरा 2, 3 में 4 और चौथा में नन ऑफ दीज का रहा है, नन ऑफ दीज। पहले क्वेश्चन समझो। यहाँ फिगर हमारा बना हुआ है, ये हमारा फिगर है। ये मान लो हमारा m है और ये हमारा 2m है। ये फिगर दिया हुआ है और ये जो मान है ना, ये r/2 दिया गया है। ये हमारा r है और इसका टेंजेंशियल स्पीड देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन, तो हल्का स्टोन का जो स्पर्शरेखीय चाल है वह भारी स्टोन का n गुना है। यहाँ सीधा है कि हल्के पत्थर का या पत्थर की स्पर्शरेखीय चाल, भारी पत्थर का n गुना है। भारी पत्थर का n गुना है। समझना इसको। इसमें क्या देखा कि हमारा जो हल्का पत्थर है उसका जो स्पर्शरेखीय चाल है भारी पत्थर का n गुना है। यदि दोनों समान अभिकेंद्रीय बल अनुभव करता हो, समान अभिकेंद्रीय बल अनुभव करते हैं तब n का मान है। अब ABC दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि टेंजेंशियल स्पीड जो लाइटर m है, लाइटर वाला, ये हमारा क्या है? ये हमारा हैवियर है, m मास का और 2m मास का है। इसका रेडियस r दिया गया है। यहाँ r/2 तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ये r/2 है। कह रहा है कि लाइटर स्पीड का जो टेंजेंशियल स्पीड है हैवियर का n गुना है। मान लो कि इसका स्पीड यदि v मान लेते हैं तो इसका कितना होगा? nv हो जाएगा। हमने कहा इसका स्पीड यदि v मानते हैं, लाइटर का स्पीड टेंजेंस ये हैवियर का n गुना है, तो हैवियर का यदि v है तो इसका कितना है? nv। क्वेश्चन समझो पहले कि कह रहा कि हल्का पत्थर जो है उसका स्पीड जो है टेंजेंशियल स्पीड हैवियर का n गुना है। यदि हैवियर v है तो ये कितना? nv है। दोनों का अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है तो mv² होता है ना। तो पहला हमारा क्या है? mv²। mv को क्या लिखोगे? बटा r लिखो। तो फिर लिखते हैं mv², 2m यहाँ पे v² है बटा r, ये r/2 है। यहाँ पे फिर चलो m और m कैंसिल होगा। यहाँ पे फिर देखो ये हमारा n² v² बटा r, हमारे ऊपर फिर जाएगा 2 × 2 और यहाँ पे v² बटा कितना? r। तो हम देखना है यहाँ पे v² और v² कैंसिल हुआ, r और r कैंसिल हो गया। यहाँ पे n² कितना है? ये हमारा 4 है तो n कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ देखने वाली बात है कि हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ माने n कितना हो गया? n हमारा 2 हो गया। अब फिर सीखना कह रहा है क्या? टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन का जो टेंजेंशियल स्पीड है हैवियर का n टाइम्स, हैवियर 2m है, इसका v होगा तो इसका कितना होगा? nv। ये देख रहे हो r/2 दिया गया रेडियस इसका, ये सेंटर है यहाँ पे, और इसका यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया है? r दिया गया है। तो सीधा सा दोनों का जो है देखो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है, सेम एक्सपीरियंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारा mnv² बटा r, तो 2mv² बटा r, ये m है mv² बटा r, v कितना है इसका? nv है, nv का स्क्वायर r, और इसका रेडियस कितना है? r/2, मास कितना है? 2m।
यहाँ देखो m और m कैंसिल हुआ, यहाँ चलो n स्क्वायर वी स्क्वायर आर, तो 2 इंटू 2, ये 2 ऊपर जाएगा, वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर वी स्क्वायर कैंसिल हुआ, आर और आर कैंसिल हो गया। यहाँ r/2 था तो 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 2 वी स्क्वायर और आर कैंसिल हुआ, वी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बच क्या रहा है एन स्क्वायर, हमारा आर हुआ, तो एन का वैल्यू कितना हुआ 2, और वो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है इसको। यही सेंटीपीटल फोर्स था हमारा। तो सेंटीपीटल फोर्स से हमारी समझ से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताएंगे और इससे आधार पे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पहले बता दिया, इसको ध्यान से देख लेना है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, उसमें उसका नाम दिया जाता है सूडो फोर्स। आखिर सूडो फोर्स क्या होता है, अगली वीडियो में उसको हम क्लियर कर देंगे। और इसको तब तक इसको देखते रहिए, ठीक है। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।